नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अमेरिका के कई अखबारों ने, सीबीएस न्यूज ने, रॉयटर्स ने और भी कई अखबारों ने यह खबर छापी कि अमेरिका का हथियारों का जो जखीरा है वो लगातार खत्म हो रहा है। खास तौर पर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो प्रिसीजन मिसाइल्स हैं, जिनसे दूर से बैठे बैठे जॉर्डन में बैठ के, इजराइल में बैठ के या कुवैत में बैठ के वो ईरान में निशाने लगाया करता था, ऐसी मिसाइलों का जखीरा लगातार ख़त्म होता जा रहा है। और एक ये बड़ी वजह है कि उसकी जो आर्मी है वो लड़ने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि बातचीत से मुद्दा सुलझाओ, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर इस बार लड़ाई हुई तो हमें अपने जहाज़ लेकर जाना पड़ेगा ईरान के आसमान में, और फिर वहां से हम जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे हम नहीं जानते। मैंने ये भी आपको बताया था कि कई अखबारों का कहना है कि ईरान की जंग में 650 से ज्यादा अमरीकी जो सैनिक हैं वो हलाक हो चुके हैं। अब इन सब बातों का पब्लिक में आना ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल पैदा करने वाला है। उसको लगता है मिड टर्म इलेक्शन होना है और उस समय डेमोक्रेट्स ये सवाल उठाएंगे कि आपने अमेरिका के सारे हथियार खर्च कर दिए, इतने महंगे हथियार खर्च कर दिए, $10 लाख की वो एक मिसाइल बनती है, ये बताइए कि इससे हासिल क्या हुआ। और हासिल बताने के लिए फिलहाल उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक खुलवा नहीं सका है। ये डर है कि उसने क्या कहा, बमक गया बिल्कुल। एक ट्वीट किया उसने, ट्वीट किया वो जो करता है ट्रूथ सोशल पर, वो किया और बोला कि हमारे पास तो बहुत हथियार हैं और जो ऐसी फर्जी खबरें फैला रहे हैं उनको हम जेल में डालेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। जेल में डालने से हकीकत नहीं छुपती। जैसे इमरान खान को 3 साल से पाकिस्तान की जेल में डाला गया है, आज उनके 3 साल पूरे हो गए, लेकिन उससे यह हकीकत नहीं छुपती कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बाकी कितना भी नाटक कर लें, लेकिन वो अमेरिका के बंदर ही हैं। अमेरिका और यूरोप ही उनको नचा रहे हैं, और इमरान ने उनके इशारों पर नाचने से इनकार कर दिया था। फलस्तीन की बात कर रहे थे, बाकी बातें कर रहे थे, इसलिए इमरान को उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो जेल में डालने से कुछ तय नहीं होता। किसको जेल में डालोगे? 4 पत्रकारों को जेल में डाल दोगे, उससे यह सच्चाई नहीं छिप जाएगी। और वो अमेरिका है, इतनी आसानी से जेल में भी नहीं डाल पाएंगे। दरअसल ट्रंप ख्वाब ये देखते हैं कि वो कोई डिक्टेटर हैं, लेकिन अमेरिका में उनकी चलती नहीं है। आगे बढ़ने से पहले 2 अपीलें। पहला तो ये कि सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में तो पैसे भी नहीं खर्च होते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। एक मेंबर जुड़ता है तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि हमारे जैसे चैनल कितनी मुश्किलात में काम करते हैं, और उसमें आपका ये जो सपोर्ट है हमें बड़ी ताकत देता है। कहीं नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन को खोल के देखिए या पहला कमेंट जो आपको दिखाई देगा उसको खोल के देखिए, उसमें लिंक दिया हुआ है, लिंक को फॉलो कीजिए और आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। पीट हेग्सेथ पूरी तरह से मागा का आदमी रहा, ट्रंप का पूरा चमचा रहा, चमचागिरी करता रहा। पहले सिनेमा वगैरह के कुछ शो वगैरह किया करता था चैनलों पर, फिर वहां से बाहर निकल के आया, मागा में आया और सीधे वार मिनिस्टर बन गया। इजराइल का पक्का दलाल, ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि प्रो इजराइल रहा। हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहा। कई सारे आर्मी के बड़े ऑफिसर्स को इस्तीफा देना पड़ा उसकी वजह से, ये तो जूनियर ऑफिसर था। अब उस पीट हेग्सेथ से कहा जा रहा है कि ट्रंप की कहा सुनी हुई है। वापो की रिपोर्ट है, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि पिछले जुमे को जब कैंप डेविड में कैबिनेट की बैठक हुई, फ्राइडे शुक्रवार जुमे को जो बैठक हुई, उस बैठक में दोनों के बीच में काफी कहा सुनी हुई। ट्रंप ने कहा कि अगर हमारे हथियार खत्म हो रहे थे तो उसकी जानकारी हमें क्यों नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ। और अब कहा जा रहा है, हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है ये सब बकवास है, जाहिर है वो तो इस बात को तस्लीम कर नहीं सकते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पीट हेग्सेथ की कुर्सी कभी भी जा सकती है। उसी के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ा जाएगा ईरान में हुई हार के लिए। और ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, पूरे इतिहास में हमने इस तरह की चीजें देखी हैं। उधर कल तक ये लग रहा था कि हूथियों ने लड़ाई बंद कर दी है, और यह खबर आई थी कि डिप्लोमेसी के जरिए सऊदी अरब और हूथी अपने मामलात को सुलझा रहे हैं। हालांकि एक हिंदुस्तानी जहाज पर हमला हुआ था, लेकिन किसी सऊदी जहाज पर हमले की खबर नहीं आ रही थी। अब हूथियों ने यह दावा किया है कि सऊदी का जो तेल टैंकर है डेजी, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है, और उनका दावा है कि 22 जुलाई से अब तक 6 सऊदी जहाजों को निशाना बनाया गया है। अब ये कितना सच है, कितना गलत निशाना बना है या
निशाने पे नहीं लगा है या क्या है, ये बहुत डिटेल में बात कर पाना मुश्किल है, बहुत डिटेल में खबर भी नहीं आई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हूथी और सऊदी अरब वाली जंग ज्यादा लंबी होगी। ईरान कतई नहीं चाहेगा कि इस समय एक और जंग शुरू हो, जब एक जंग खत्म हो चुकी है और सारा मामला ईरान के फेवर में बहुत साफ नजर आ रहा है। मिड टर्म इलेक्शंस के लिए वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, जो प्राइमरी इलेक्शन होते हैं। प्राइमरी इलेक्शन में क्या होता है, दो पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं। तो डेमोक्रेट्स में से कौन कैंडिडेट होगा ये चुना जाता है प्राइमरी में, या रिपब्लिकन से कौन कैंडिडेट होगा। यानी इसमें जो चुनाव होता है वो दो डेमोक्रेट्स के बीच में या दो रिपब्लिकन के बीच में होता है, और उसमें जो चुना जाता है, उसमें जो इलेक्ट होता है, वही आगे सामने वाली पार्टी से टकराता है। अब आप देखिए, आईपैक जो है, यानी इजराइल के लिए फंडिंग करने वाला जो आईपैक है, वो इजरायली लॉबी और दूसरी है। ये डेमोक्रेट्स में भी बहुत मजबूत रहे हैं और रिपब्लिकन्स में तो मजबूत हैं ही। अब डेमोक्रेट्स के बीच से लगातार प्राइमरीज में ऐसे कैंडिडेट इलेक्ट हो रहे हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं, जिनको हराने के लिए आईपैक ने लाखों डॉलर लगा दिए, जो लगातार फलस्तीन की बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक नाम बताऊं, राशिदा तालिब। राशिदा तालिब पहले भी आपने देखा है कि लगातार वहां की संसद के अंदर सवाल उठाती रही हैं। इस बार भी उनको हराने की सारी कोशिश बेकार हो गई और वो जीतकर आ गई। इसके अलावा अमेरिका में मिशिगन की जो सीनेट प्राइमरी है, उसमें अब्दुल अल सईद जीते हैं। अब्दुल अल सईद पूरी तरह से फलस्तीन के फेवर में है। इनसे जब सवाल पूछा गया, एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा जो जाहिर तौर पर प्रो इजरायली थी, उसने जब यह सवाल पूछा कि आप इजराइल के राइट टू एग्जिस्ट को मानते हैं या नहीं, यानी पूछने का मतलब यह था कि इजराइल को रहने का, जिंदा रहने का, वजूद में रहने का हक है या नहीं, यह सवाल पूछ के दबाया जाता है। तो इन्होंने पलट के कहा कि कभी आपने यह सवाल पूछा है कि फलस्तीन को राइट टू एग्जिस्ट है या नहीं। अमेरिका में यह बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि इजराइल तो एग्जिस्ट करता है, इजराइल तो है, तो उसके बारे में राइट टू एग्जिस्ट की क्या बात करनी है। लेकिन जिस फलस्तीन के वजूद को ही खत्म कर दिया गया है, उस फलस्तीन के राइट टू एग्जिस्ट की बात क्यों नहीं की जाती है, यह सवाल अब्दुल अल सईद ने पूछा था। और अब्दुल अल सईद ने मिशिगन की सीनेट प्राइमरी में डेमोक्रेट्स के बीच में जो जीत हासिल की है, वो इसलिए बड़ी हो जाती है कि उनके खिलाफ जो कैंडिडेट था उसको आईपैक जबरदस्त पैसा दे रही थी। दरअसल जो इजरायली लॉबी है वो डेमोक्रेट्स को भी पैसा देती है और रिपब्लिकन्स को भी पैसा देती है। वो चाहती है दोनों तरफ जो उम्मीदवार हों वो प्रो इजराइल हों, वो इजराइल की दलाली करने वाले हों, ताकि कोई भी जीते वो सीनेट में जाकर इजराइल की दलाली करे। तो यह प्लान फेल होता नजर आ रहा है। अगर अब्दुल अल सईद जीत जाते हैं मिशिगन सीनेट को, इसका मतलब यह होगा कि वो पहले मुस्लिम सीनेटर बन सकते हैं और सीनेट के अंदर जबरदस्त तरीके से यह सवाल उठा सकते हैं कि इजराइल को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों अमेरिका की आर्मी को इजराइल से बांधा जा रहा है, और इस तरह की तमाम बातें। यह खबर कितनी बड़ी है इसको समझना हो तो आपको ट्रंप का वो ट्वीट, वही ट्रुथ सोशल वाला पोस्ट देखना चाहिए। आप उस पोस्ट को देखेंगे जिसमें इनको, अब्दुल अल सईद को कम्युनिस्ट कहा जा रहा है, जाने क्या क्या कहा जा रहा है, और साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप अब्दुल अल सईद की जीत से कितना परेशान है। तो अमेरिका के अंदर बहुत कुछ बदल रहा है, इसीलिए मुझे यह खबर इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है। जिस अमेरिका के अंदर किसी जमाने में प्रो इजराइल अगर आप नहीं होते थे तो आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती थी। पॉलिटिक्स में जिंदा रहने के लिए चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी से पॉलिटिक्स कीजिए, चाहे रिपब्लिकन पार्टी से पॉलिटिक्स कीजिए, उसमें जिंदा रहने के लिए आपको प्रो इजरायली होना बहुत जरूरी था। चाहे वो बर्नी सैंडर्स हो, चाहे बाकी लोग हो, बातें कितनी भी कर लें, लेकिन अभी तक यही देखा गया था कि जहां इजराइल का मामला सीनेट के अंदर आता था, वहां चुपचाप अपने हाथ खड़े कर देते थे, वहां चुपचाप सपोर्ट कर देते थे। तो सीनेट के अंदर 80, 90, 95% लोग ऐसे होते थे जो इजराइल के समर्थक होते थे, इजराइल के फेवर में होते थे, इजराइल की दलाली करते थे, इजराइल से पैसे लेते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से कम डेमोक्रेट्स में एंटी इजराइल लॉबी लगातार मजबूत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। और इसीलिए ट्रंप डरा हुआ है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन वो हारता है तो उसकी गद्दी भी जा सकती है।